छत्तीसगढ़ में दो बघेल फेमस हैं। पहले को आप जान रहे होंगे भली भांति, नाम है भूपेश बघेल। दूसरे बघेल से आज मैं मुलाकात करवाने वाला हूं, जिनका नाम है विजय बघेल। जी हां, आप सही सुने, जो दुर्ग लोकसभा से जो है जीत हासिल करके पिछली दफा सांसद थे, अभी भी सांसद की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये दो बघेल में आपस में क्या संबंध है, दरअसल उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इनके रिश्ते क्या हैं, और छत्तीसगढ़ वासियों को भी पता होना चाहिए। इस तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी के यहां, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये दो बघेलों में रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले तो नमस्कार, पहली बार आप जो है भारत सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा सौभाग्य कि आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला है। तो ये जो भूपेश बघेल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो आपके क्या लगते हैं? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहिए। नहीं, जो पहला वर्ड आप बोले जी जी। कि पहले बघेल, तो पहले बघेल वो नहीं है, पहले बघेल मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। राजनीति में जी। मेरे अंडर में वो महामंत्री रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं अध्यक्ष रहा युवा कांग्रेस का, अच्छा अच्छा। इसलिए वो मेरे बाद ही हैं। अच्छा। ठीक है, उनकी किस्मत थी, किस्मत जागती गई, किस्मत बदलते गई, क्योंकि मैं किस्मत को बहुत मानता हूँ। अच्छा। कर्म तो करते हैं, सभी करते हैं। पहले ये बताएं कि क्या लगते क्या है? रिश्ते में चाचा हैं, अच्छा, चाचा है। मेरे परदादा और उनके दादा सगे भाई हैं। अच्छा। और सबसे बड़े मेरे परदादा थे। फिर मतलब ये आप मानते हैं कि कांग्रेस में रहे होते तो आप मुख्यमंत्री रहे होते पिछली नहीं दफा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में रहे होते, जिसके तकदीर में जो लिखा है वही होता है। जी समय काल परिस्थिति जी आदमी को उस रास्ते पे ले जाता है जिसमें उसकी किस्मत लिखे रहती है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सोचे वही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सोचे वही हो, ऐसा नहीं होता। जो ईश्वर ने लिख दिया है सबकी तकदीर में, वो होगा, पल पल होगा, हर पल होगा, और मैं उसको मानता हूँ। आप बोले कि भविष्य को आप मतलब जो भाग्य को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं। जी। तो अभी क्या तैयारी चल रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता जो है जानना चाहती है। मांडवाली शब्द जो है वो महाराष्ट्र से उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे समझौता बोला जाता है हिंदी में। तो क्या ये चाचा भतीजा में ये मान लिया जाए कि समझौता हुआ है? पिछली दफा विधानसभा चुनाव में देखा गया कि आप दोनों ने आमने सामने रह करके लड़ाई लड़ी, और उसमें जो है चाचा की जीत हुई, भतीजे ने कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा। अभी जब लोकसभा की बारी आई तो वो राजनांदगांव गांव जो चले गए, और आप जो है यथावत उसी सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उस बारे में जनता को बताएं। आप ये सवाल उनसे किए हैं क्या? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे पूछ लीजिए क्यों गए। मैं तो नहीं गया, मैं अपनी जगह में हूँ। ये परिवार का मामला है तो मांडवाली हो सकता है, समझौता हो नहीं सकता है। नहीं भाई, आप उनसे थोड़ा पहले पूछिए ना। मैं तो कह रहा हूँ जी मैं अपनी जगह हूँ, जी मैं अपने घर में हूँ, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि हूँ। जी जी। मैं कहीं नहीं गया। गए वो हैं, तो क्यों गए हैं यही उनसे पूछिएगा। तो हो सकता है जो है भतीजे के ज्यादा प्यार उमड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम दोनों में बातचीत भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और पारिवारिक रिश्ता है, वो तो ईश्वर के बनाए रिश्ता है। जी जी जी। लेकिन जिस तरह हमने अभी विधानसभा में चुनाव लड़ा और पूरी ताकत के साथ लड़े, ठीक है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद सिरोधारी है जी। और पार्टी नेतृत्व ने मुझे आदेश किया था, उस आदेश का पालन किया मैंने। फिर से एक बार पार्टी ने आदेश किया कि आपको दुर्ग लोकसभा फिर प्रत्याशी के रूप में रहना है, तो मैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, हमारे यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों का प्रेम है कि पार्टी के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने फिर से एक बार मुझे उनके सेवक के रूप में यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है जी। और मैं उस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। कहीं किसी का निर्णय अपने अनुसार नहीं होता। मैं कहूँ कि मैं राजनांदगांव जाना चाहता हूँ, मैं कहूँ दुर्ग जाना चाहता हूँ, हाँ उनकी पार्टी में हो सकती है, हमारी पार्टी में ऐसी परिपाटी नहीं है। आज मुझे दुर्ग में दिए हैं तो पार्टी के आदेश पे मिला है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिला है। इच्छा तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन क्या सबको टिकट मिल जाता है? क्या नहीं मिलता। वैसी वो जाने कि वो क्यों राजनांदगांव है, वो उनकी मति ऐसी क्यों हुई कि मैं वहाँ से लड़ूँ, या उनके नेता जाने की क्यों लड़ा रहे हैं। मेरा उसमें कोई कहीं लेना देना नहीं है।
तो अभी क्या तैयारी है, और जो है मोदी जी के साथ आप पिछले 5 वर्ष जो है काम किए छत्तीसगढ़ में, हालांकि विपक्ष में आप रहे, अभी वर्तमान स्थिति ऐसा जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और आप जैसे दावा कर रहे हैं आपकी बार 400 पार, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ का भला होगा? बिल्कुल होगा, भला होना शुरू हो गया है जी। इन 100 दिनों में। जनता खुद महसूस कर रही है कि जो कहती है और करने वाली जो पार्टी है भाजपा है, और जो कहने और करने में जिसका अंतर है वो है कांग्रेस। सारे इंटरव्यू में मैंने पत्रकारों के हित में बात ना रखी तो मेरा इंटरव्यू समाप्त नहीं होता है। पिछली दफा जो है 50 से ऊपर आपके ही भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा पत्रकारों के विरुद्ध में फर्जी एफआईआर दर्ज हुए, उनको जेल का सामना करना पड़ा, और अभी वर्तमान स्थिति आने के बाद में सब ठन ठन गोपाल, क्या कैसे? मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? अभी वर्तमान स्थिति उसी जो पूर्ववर्ती सरकार में हुए जितने पत्रकारों के विरुद्ध में एफआईआर हुए थे, अभी वर्तमान सरकार ने बताया कि साय जी ने बताया कि हम सारे मामलों को पुनर्जांच के लिए भेजेंगे, लेकिन यहां पर अधिकारियों की दशा यह देखी गई कि जितने भी पुराने मामले थे उनको और आगे बढ़ाया जा रहा है, न कि उसे यथावत रखने के बजाय। नहीं, जो केस चल रहे हैं, जो अदालती कार्रवाई चल रही है, उसमें न माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते, न माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते, न मैं कर सकता। जी जी। वो तो कानूनी कार्रवाई अदालत में चली गई है। जी जी। हाँ, उसके बाद हमसे क्या सहयोग हो सकता है, सरकार से क्या सहयोग होता है, वो करेंगे जी। क्योंकि मात्र 100 दिन हुए हैं, जी। अब ये फिर से आचार संहिता लग गया। जी। तो निश्चित रूप से आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ नहीं कर रही सरकार। जी जी। लेकिन सरकार के मन में बातें हैं। मैंने स्वयं निवेदन करके, और मैं तो एक पत्र बनाया भी था, आचार संहिता लग गया, मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज नहीं पाया। जी जी। ऐसे जितने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन हो, उनके ऊपर बेवजह धारा लगा के उनको प्रताड़ित किया गया, चाहे आप जैसे सम्मानित पत्रकार बंधु हों, उनके ऊपर ये सरकार, उनके विरुद्ध कोई निर्भीकता निडरता से लिख देने या बोलने वाले के ऊपर कोई ऐसे चार्ज लगाए हों, उनके बारे में सरकार को उनके साथ न्याय हो, उसके लिए सरकार के माध्यम से पहल होनी चाहिए। ये मैं स्वयं कहता हूँ, मैं तो इसको अपने घोषणा पत्र में इसको डाल नहीं सकते, लेकिन उस समय भी जब घोषणा पत्र हम बना रहे थे, जब उनके साथ हमारे बड़े नेताओं के साथ मीटिंग चल रही थी, हम इस बात को बोले हैं जी जी कि हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। और आपको याद है, खैर मैं तो उस समय के रिकॉर्ड देखेंगे पता चलेगा। जी। मैं जब 2008 में मैं विधायक बना जी जी पाटन का, इसी भूपेश बघेल को हराया था। जी जी। तो उस समय मुझे संसदीय सचिव का दायित्व मिला, गृह जेल सहकारिता। जी जी। और मैंने 100 से ज़्यादा ऐसे हमारे साथियों के ऊपर जो चार्ज लगे थे, कुछ आंदोलनों में, कुछ और मामलों में, उसको मैंने वापस कराया था। तो ये हमारी परिपाटी है जी। और आप आने वाले समय में देखिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से वो जो गतिविधि है देखने मिलेगी और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। जी। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं उसमें कितनी सीटें निकाल पा रहे हैं आप? पूरा 11 के 11 सीट। बिल्कुल, आज मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ेगी। जी। और मोदी जी ने जो काम किया है उसका प्रतिफल जी जन जन को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। दूसरी ओर माननीय विष्णुदेव साय जी ने इन 100 दिनों में जो किए हैं, हमने जो घोषणा पत्र में कहा है, और सौभाग्य से घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी, एक संयोजक के रूप में हमारी टीम थी जी। और उसमें मोहर लगाने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता थे। और जब सरकार बनी, उस पर मोहर लगाई यहाँ की जनता, तो उसके अनुसार हम एक एक जो प्रतिफल है उसको देना शुरू किया। चाहे किसानों की बात करें, चाहे हमारा महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे 2 साल की बोनस की बात करें, एक एक करके सब दे रहे हैं। विडंबना देखिए छत्तीसगढ़ की कि 91,000 करोड़ के कर्ज में, ये जो पिछली सरकार जो थी भूपेश बघेल की, वो कर्ज में डूबो के गए हैं छत्तीसगढ़। उसके बावजूद भी ये व्यवस्थित ढंग से सभी जो किए हुए घोषणा को पूरा करना
ये अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अच्छा, तो क्या लगता है कि चचा जो है कका कहलाने लगे और काफी फेमस हो गए, मीडिया में सुर्खियां बटोरे, तो आखिरकार उनके पतन का कारण क्या बता सकते हैं आप? भ्रष्टाचारी का पूछोगे कि पतन का क्या कारण है, अहंकार, घमंड, उनके ही लोग आज उसको कैसे कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आए बोल रहे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं। ये बदतर हालत हो गई उनकी। तो ये घमंड का एक जीता जागता प्रमाण है। इतने घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए, इतना पैसे वाला, भ्रष्टाचार के गर्त में छत्तीसगढ़ को डुबो देने वाला आदमी है। ये महादेव सट्टा ऐप की बात करें जिसमें उनका नाम है, एफआईआर दर्ज हो गया है, आजकल में जेल भी जाने वाले होंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आपकी सरकार जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है पीछे पड़ी हुई है। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि आखिरकार जो है ईडी ने जो उन आईपीएस अधिकारियों का नाम उजागर किया था, तो आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय जो है छत्तीसगढ़ राज्य की, आखिर उनको विलोपित क्यों किया गया? देखिए, ये सरकार पीछे पड़ी ऐसा नहीं है, कानून पीछे पड़ा है जी। जो एजेंसियां इस तरह के जो वाकया करने वाले लोग हैं जी, जो संवैधानिक उनको अधिकार मिला है, जी, चाहे ईडी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे अन्य प्रकार के आपराधिक कृत्यों में जो जिनकी भागीदारी रहती है उनके ऊपर कार्रवाई की बात है। वो कानून अपना काम करती है, एजेंसी काम करती है। सरकार की कहाँ इसमें भूमिका रह गई? लगभग हर सभाओं को संबोधित करते वक्त जो है उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है और लोग उनसे आपसे जुड़ते हैं, उनको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो क्या उन भ्रष्टाचारियों के साथ में जो आईपीएस आईएएस अधिकारी थे उनके नाम को विलोपित किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? विलोपित हम कहाँ कर रहे हैं जी। जिनके ऊपर में कोई प्रमाण नहीं निकलता वो विलोपित हो रहे हैं। वो तो कानून कर रही है ना, हम कहाँ कर रहे हैं, एजेंसियां कर रही हैं जी। सरकार की भूमिका कहाँ है इसमें? तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है नाम विलोपित करने के लिए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बोला जा रहा है, बोलने में क्या है, मैं भी बोल दूंगा किसी के खिलाफ। जी। प्रमाण से बात करें ना, बोलने से थोड़ी होता है। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं और हमारे मोदी जी बोलते हैं ना कि विपक्ष आरोप लगाते रहे थे, मैं तो भारत के नव निर्माण की दिशा में जो आगे बढ़ रहा हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलने वाले मोदी जी हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि विपक्ष मुझ पर ईंट पत्थर फेंके, मैं उन ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके भारत के नव निर्माण के नींव के पत्थर के रूप में उपयोग करूंगा। ऐसे सकारात्मक, जैसा कि सोशल मीडिया में सरेआम या न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है आज वॉशिंग मशीन रूपी काम कर रहा है कि आप चाहे कितने भी अपराधी हों, आप इस वॉशिंग मशीन रूपी जो है उसमें प्रवेश कीजिए और आपके दाग धुल जाएंगे। तो ऐसा कुछ है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। और ये लोग, विपक्ष का काम है बकवास करना जी, बोलना। अच्छा होगा तो भी, खराब होगा तो भी। ठीक है, खराब होगा तो सकारात्मक विरोध करिए, आलोचना नहीं, समालोचक बनिए आप और रास्ता बताइए ना इसमें ये करना चाहिए जी। अब एक चीज छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं, इनकी सोच देखिए, इनके नेता की, कांग्रेस के राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे। जरा थोड़ा बुद्धि है कि नहीं है? और उसके हामी कौन भर रहे हैं? ये यहाँ के ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, ये भूपेश बघेल जी जी। और उसको यहाँ भी प्रत्याशी हमारे भाई हैं, वो भी बोल रहे हैं हाँ हम 1 लाख रुपया देंगे। अभी उनके वो घोषणा पत्र मानने वाले हैं। मैं पूछा भाई आप इनको बुलाइए और बहने ही बुलाइए, कहाँ से दोगे मेरे भाई बताइए कि 140 करोड़ यहाँ की आबादी मान रहे हैं, मान लो आधी आबादी महिलाओं की 70 करोड़, उसमें नाबालिग अगर हम मान ले तो 20 करोड़ और काट दो, 50 करोड़ 50 करोड़ की आबादी है इस देश की महिलाओं की, मान लो जिनको हम 1 लाख, तो 1 लाख सबको देंगे तो कितना होगा? वो कैलकुलेटर मंगाना पड़ेगा या फिर वो उससे भी आगे जो मशीन। हाँ जी जी। अब उतना बजट ही नहीं है भारत का। जी जी। अभी 45-50 लाख करोड़ अभी इस साल का हमारा बजट आने वाला है। अभी तो हम अंतरिम बजट पेश किए हैं ना, चुनाव के बाद पूर्ण बजट आएगा।
यहाँ छत्तीसगढ़ की आप मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 2,03,70,000 मतदाता अभी विधानसभा में थे। उसमें से 1,02,70,000 महिलाओं की संख्या ज्यादा थी इस समय। अब 1 लाख रुपया सभी महिलाओं को दे दे, मतदाता महिलाओं को, तो कितना होता है? 1 करोड़ लाख। और छत्तीसगढ़ की बजट कितनी है जी? अभी इस साल दिए तो 140 करोड़, 1,40,00,000 करोड़। ये हाल है इनका। अच्छा, ये बुद्धि क्या किडनी से लाएगा ये? जी अपने मामा के घर से लाएगा कि नाना के घर से लाएगा? ये आदमी जो बोलने वाला है प्रेम की गंगा बहाते चलो घूम रहा है जी जी। तो ये लोग। अच्छा, चलिए ठीक है, आप जो है विपक्ष के रूप में चाहे जो भी बोले, एक बात और भाई साहब, ये तो गणित है जी। 1 लाख कैसे दोगे बताओ ना मेरे को, ये कहाँ विपक्ष की बात है जी? मैं एक साधारण नागरिक की तरह पूछ रहा हूँ जी जी जी। अब उनसे थोड़ा पूछिएगा, ये बोल रहा हूँ। उनका मायका कहाँ बताया आप? नहीं, इनका मामा गांव है ना इटली। अच्छा अच्छा, इडली। हाँ इटली है। अच्छा, वहीं से मंगाने वाले हाँ हैं? वहीं से मंगाने वाले। अच्छा अच्छा। तो एक बात और, जैसा कि आप बता रहे हैं 400 पार, और आप जो है फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं और फिर से जो है सत्ता में केंद्र में आने वाले हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। और एक बात और जो है छत्तीसगढ़ की जनता जो है जानना चाहती है कि क्या पुनः सरकार बनने के बाद जब आप मोदी जी से मिलेंगे तो पत्रकारों का भला होगा? बिल्कुल होगा जी। पत्रकार हमारे बहुत सम्मानी हैं जी व्यवस्था के चौथे स्तंभ हैं जी और उनके बगैर ये व्यवस्था अधूरी है जी। इसलिए सकारात्मक सोच वाले, सकारात्मक दिशा में बात करने वाले ऐसे सम्मानी पत्रकारों को सक्षम बनाया जाएगा जी और उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, जी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये योजनाएं उनको उनके लिए बनेगी और कई राज्यों में बनी भी है। जी। मैं जब घोषणा पत्र बना रहा था तो मैं हर जगह 40 विधानसभा घूमा जी हर जगह पत्रकार भाइयों को ही मैं बुलाता था जी और उनसे भी सुझाव लेता था जी कि आपको सरकार से क्या अपेक्षा है जी और मेरे पास है अभी। जी तो हम सभी जो दृष्टिकोण से क्या अच्छा हो सकता है, जी चाहे आपके सुरक्षा की कानून बनाने की बात जी, हो, क्योंकि जी। आप लोग के ऊपर भी कभी अटैक है ना कभी जी कुछ आना, तो एक ऐसा कानून बने जी और साथ ही साथ आपके लिए जो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे जी ऊपर आए और परिवार की जिम्मेदारी कैसे आप पूरी करें, इन सब बातों का ध्यान सरकार के माध्यम से। एक बात जहन में आता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो लोगों में चर्चा का विषय बना रहा कि बघेल चूक गए। यदि चाचा को हरा दिए रहते तो अगले सीएम जो है विजय रहे होते। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? मैं बोला ना, ये है जी। जो तकदीर में है वही होगा। अच्छा जी जीतते उसके बाद क्या होता ये तो भविष्य के गर्त में है। जी जी लेकिन मैं कोई आकांक्षा पाल के नहीं रहता। जी मैं ईश्वर के ऊपर भरोसा करता हूँ। जी जनता जनार्दन हमारे भगवान भी हैं, जी हमारे दाता भी हैं, वही देते हैं तब यहाँ सांसद के रूप में हम आपसे बात कर पा रहे हैं। जी जी उन्हीं के दिए अमूल्य मत के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। जी तो इनके ऋणी हमेशा रहेंगे जी और उनके ऋण को कैसे चुका पाए जी उसके लिए हम काम करते हैं। जी मेरा व्यक्तिगत काम है। बाकी तो प्रभु इच्छा है, जिसकी किस्मत में वो मिलता है। अभी मैं पहले भी इस बात को कहा और अभी भी कहता हूँ। तो आप देख रहे थे विजय बघेल को, जो जनता और किस्मत पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगली बार जो है इनकी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये सांसद पद पर बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, यह जो है यहाँ की जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।